हेलो दोस्तों। आज है 31 जनवरी और आज मैं स्टोरी लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से इकोनॉमिक इनकोमियम। कल ही फिनांस मिनिस्ट्री ने अपना एक रिव्यू डाला है, उसी पे है ये एडिटोरियल। उसको उस पे अपनी राय रख रहा है न्यूज़पेपर। चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इनकोमियम। इकोनॉमिक एक एडजेक्टिव है इकोनॉमी से। यहाँ देखिए ये वर्ड है इकोनॉमी। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसको पढ़ते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और इसको पढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी नहीं पढ़ते, इकोनॉमी। इकोनॉमी, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी, ये कौन है? इकोनॉमी। ओके, इस पे ज्यादा ध्यान ध्यान देना, इकोनॉमी। लेकिन यहाँ यहाँ पे ज्यादा होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। ठीक है। तो स्ट्रेस चेंज हो जाता है जब आप अगर जानते हो स्ट्रेस के बारे में प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है और यहाँ थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस है। तो इसको पढ़ते हैं इकोनॉमिक और इसको पढ़ते हैं इकोनॉमी। अगर आप चाहते हैं तो मैं नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, रहने देते हैं। ठीक है। तो यह है इकोनॉमिक और यह है इकोनॉमी। ओके। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इनकोमियम। इनकोमियम, इनकोमियम एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, जिसका मतलब होगा कोई ऐसी राइटिंग या स्पीच जो किसी की तारीफ में लिखी गई हो। ठीक है। तो यहाँ पर तारीफ की गई है इकोनॉमी की, तो इसलिए नाम लिखा गया है इकोनॉमिक इनकोमियम। इस तरह से जब एक जैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे ई से शुरू होता है, ये भी ई से शुरू होता है, तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं किसी भी भाषा में तो उसको एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मकसद होता है खूबसूरत साउंड करना या पढ़ने में अच्छा लगना। इकोनॉमिक इनकोमियम। अगर धोनी अच्छा करता था तो लिख रहा था धोनी का धमाका, लेकिन अगर कोहली अच्छा करता था तो लिखता था कोहली का कहर। ठीक है। तो धोनी का धमाका, ध से धोनी, ध से धमाका, वैसे कोहली का कहर, इसको एलिटरेशन कहते हैं। तो वैसे ही उसका ख्याल रखते हो न्यूज़पेपर में काफी आप देखते होंगे हेडलाइंस जब लिखे होते हैं तो उसमें सिमिलर साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखे जाते हैं, क्योंकि एलिटरेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में। तो वैसे ही लिखा है इकोनॉमिक इनकोमियम, मतलब इकोनॉमी की तारीफ की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। ये इनकोमियम है, इकोनॉमिक इनकोमियम है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से आप जब आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इनकोमियम एक नाउन है, सिंगुलर। इसका प्लूरल हो सकता है इनकोमियम्स या इनकोमिया। ठीक है, दोनों प्लूरल हो सकते हैं, इनकोमियम्स या इनकोमिया। मतलब एक स्पीच या राइटिंग जो किसी की तारीफ, किसी चीज के या किसी इंसान के तारीफ में लिखी गई हो। ऑन द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10-year रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 साल का जो इकोनॉमी रहा उसको रिव्यू किया है। ठीक है। एक ग्लोइंग 10-year रिपोर्ट कार्ड, एक ग्लोइंग 10-year रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 years नहीं लिखा होता है दोस्तों। 10 है लेकिन ईयर है क्योंकि हाइफन है, और ये रिपोर्ट कार्ड के पहले आया हुआ है। एक ग्लोइंग 10-year रिपोर्ट कार्ड, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। एक ग्लोइंग, और चमक, ग्लो कर रहा है, यानी बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। एक ग्लोइंग 10-year रिपोर्ट कार्ड मस्ट नॉट स्टोक कंप्लेसेंसी। ये क्या होता है स्टोक कंप्लेसेंसी? कंप्लेसेंसी मतलब होता है एक सिचुएशन या एक एटीट्यूड जिसमें आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको लगता है आपने काफी कुछ अच्छा कर लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से खेलती है तो कभी कभी हार जाती है, पता है क्यों? उनको लगता है बांग्लादेश उतना कोई चैलेंज नहीं दे पाएगा, राइट? तो वो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं चीजों को। तो लाइटली ले लेना को ही कहते हैं कंप्लेसेंसी। ये एक नाउन है कंप्लेसेंसी। ठीक है। और इससे एक एडजेक्टिव बनता है कंप्लेसेंट। अगर आप कंप्लेसेंट एडजेक्टिव जानते हो तो अगर कोई कंप्लेसेंट है तो वो थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड होना अच्छी चीज है, लेकिन कंप्लेसेंट होना अच्छी चीज नहीं है। तो जब ज्यादा हो जाता है ना रिलैक्स्ड होना, तो वो कंप्लेसेंट हो जाता है। जैसे आप 3 साल से क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, ठीक है, आपको कोई सेकंड नहीं कर पाया है, तो आप ना थोड़ा सा लाइटली ले लेते हो पढ़ाई को कि कोई है नहीं चैलेंज करने वाला, और फिर कोई लड़का आपको डिफीट करता है और फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। आपकी गलती क्या थी कि आप कंप्लेसेंट हो गए थे। आपकी क्या गलती थी? कंप्लेसेंसी आपकी गलती थी। कंप्लेसेंसी नाउन, और आप कंप्लेसेंट हो गए थे। तो कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंसी आप समझ गए। स्टोक कंप्लेसेंसी, स्टोक बेसिकली मतलब होता है आग लगाना, सुलगाना, सुलगाना। जैसे हम लोग सुलगाते हैं, आग सुलगाते हैं। स्टोक फायर मतलब आग सुलगाना, मतलब चीजों को इकट्ठा करके जलाना, नजदीक करना, सुलगाना कहते हैं स्टोक। स्टोक कंप्लेसेंसी, अक्सर स्टोक वर्ब को यूज किया जाता है
नेगेटिव इमोशंस को भड़काने के लिए, जैसे स्टोक कंप्लेसेंसी हो गया, स्टोक कॉन्स्पिरेसी हो गया। तो इस तरह से तो उन चीजों को भड़काना, उन चीजों को आगे, उन चीजों को प्रमोट करना। तो ये जो 10 ईयर का रिपोर्ट कार्ड है, जबरदस्त कार्ड, रिपोर्ट कार्ड है, उससे कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। ऑन व्हाट रिमेन्स अनडन, उन चीजों पे जो अभी नहीं किए गए हैं, जो अभी भी बाकी हैं किए जाना। 10 साल में हम लोगों ने काफी कुछ अच्छा किया है। वो सारे लोग जो ढकोसला करते हैं कि उनको मकसद है, उनका मतलब है, लेना देना है देश के उन्नति से और प्रोग्रेस से, और झूठ मूठ का रोना करते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा मारा गया है इस 10 ईयर रिपोर्ट कार्ड से। क्योंकि इसमें जो चीजें बताई गई हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, तो आप एहसास करते हैं कि देश कितनी तेजी से पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है। तो वो लोग जो इस बात का रोना रोते हैं, देखिए एक पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के खिलाफ बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई फेवरेट हो, कोई किसी को पसंद ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अपने रियल इंटेंशंस को छुपा कर कुछ करते हैं ना, तो बुरा लगता है समझदार लोगों को। तो कई लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं पर्सनल रीजन से, ठीक है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं कि वो पर्सनल रीजन से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं पर्सनल रीजन से और बताते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इकोनॉमी के लिए कंसर्न है। ऐसे लोग दोहरा चेहरा है उनका, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं होता है, जो सिंसियर होते हैं। तो ये तमाचा है, ये रिपोर्ट कार्ड। मैंने कल इसके बारे में वीडियो देखा था, क्या चीजें आई हैं, और आप आगे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, चलते हैं स्टोरी पे आगे। Ahead of the interim budget for 2024 and 25 on Thursday, इंटरिम बजट जो आया है, अभी अभी आया नहीं है, अहेड ऑफ द इंटरिम बजट मतलब उसके आने से पहले। जब अहेड ऑफ एन इवेंट बोलते हैं तो उस इवेंट के पहले, ओके। अहेड ऑफ द इंटरिम बजट फॉर 2024-25 ऑन थर्सडे, द फिनेंस मिनिस्ट्रीज 10-year रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी with some forward outlook serves as a proxy to the annual economic survey। मैं थोड़ा सा वर्ड्स डिस्क्राइब कर दूं ताकि सेंटेंस समझने में मुश्किल ना हो। आउटलुक होता है आपका नजरिया, और आउटलुक होता है भविष्य भी, ठीक है। फॉरवर्ड आउटलुक मतलब अच्छा भविष्य दिखा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव चीज आगे होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब आप नहीं, आपके बदले कुछ और, ठीक है। तो प्रॉक्सी होते हैं जो आपके बदले काम करते हैं, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। मैंने ये वर्ड पहले भी सिखाया है कुछ 10-15 दिनों पहले। अगर आपके क्लास में कोई लड़का आपके जगह पे कुछ बोलता है टीचर से, तो टीचर बोलते हैं आर यू हिज प्रॉक्सी, ठीक है। मान लो आपके जगह पे किसी लड़के ने आपकी बात बोली कि फलाना ये कह रहा है सर, तो टीचर बोल सकते आर यू हिज प्रॉक्सी, मतलब तुम उसके जगह काम कर रहे हो। तो प्रॉक्सी मतलब कोई जो किसी और के जगह काम करे। तो हर साल एक एनुअल इकोनॉमिक सर्वे तो आता ही है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आता है। लेकिन चूंकि इस साल इलेक्शंस हैं, इसलिए इस बार एनुअल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, एक आया है रिपोर्ट कार्ड आया है, ठीक है। 10-year रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ये आया है फिनेंस मिनिस्ट्री का। तो सेंटेंस यहां से शुरू होता है दोस्तों, अहेड ऑफ द एंट्रीम बजट फॉर 2024-25 on Thursday, the finance ministry's 10-year review of the economy with some forward outlook। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया द फिनांस मिनिस्ट्री। चूंकि मैं अब सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें। द फिनांस मिनिस्ट्रीज 10-year रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये विद सम फॉरवर्ड आउटलुक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ओके। और यहां वर्ब है सर्व्स as a proxy to the annual economic survey। जरा सा ध्यान दें, yes, yeah, okay। Ahead of the interim budget for 2024-25 on Thursday, the finance ministry's 10-year review of the economy with some forward outlook serves as a proxy। What serves as a proxy? ये है आपका verb, ये है आपका verb serves। What serves as a proxy? The finance ministry's 10-year review of the economy। This serves as a proxy। ये प्रॉक्सी का काम करता है। सर्व्स एज ए प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी का काम करता है टू द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे के प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है।
सर्व एज ए प्रॉक्सी टू समबॉडी टू समथिंग, यानी इसकी जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिव्यू मतलब आप समझ गए, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं हुआ इस साल, लेकिन ये जो कार्ड आया है, 10 ईयर रिव्यू आया है, ये इसके जगह काम कर रहा है एक तरह से। द रिव्यू सिग्नल्स, ये आसान है, सब्जेक्ट है द रिव्यू और सिग्नल्स वर्ब हो गया। द रिव्यू सिग्नल्स जीडीपी विल ग्रो क्लोज टू 7% इन 2024-2025। जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 7% की दर से दोस्तों 2024 और 25 में। ये इजी सेंटेंस है, राइट। विद स्कोप टू गो वेल अबव 7% बाय 2030, और साथ ही साथ स्कोप भी है। ठीक है, ये क्लॉज एक्स्ट्रा फ्रेज जोड़ा गया है इस सेंटेंस में। आप चाहते तो यहां पर फुल स्टॉप दे करके कह सकते थे देयर इज अ स्कोप टू गो वेल अबव 7% बाय 2030। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ फुल स्टॉप देते और ये विद फ्रेज के जगह पे आप सीधे लिखते देयर इज अ स्कोप टू गो वेल अबव 7% बाय 2030। आगे देखते हैं, फिर सेंटेंस शुरू होता है यहां से। फ्रॉम अबाउट 3.7 मिलियन ट्रिलियन दिस ईयर। ये मुझे बुरा लगता है जब ये टेढ़ा सेलेक्ट होता है, देखने में ही बुरा लगता है, फ्रॉम अबाउट 3.7 ट्रिलियन, यहां से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, और चलता है और रेकन तक जाकर के खत्म होता है। ठीक है, देखिए, तो फ्रॉम अबाउट 3.7 ट्रिलियन दिस ईयर इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपैंड। तो यहां सब्जेक्ट मिल गया, इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपैंड। सब्जेक्ट मिल गया इंडियाज इकोनॉमी और वर्ब मिल गया एक्सपैंड, फ्यूचर टेंस में है विल। हालांकि टेक्निकली कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता, अगर मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा इंग्लिश में सिर्फ दो ही टेंसेस होते हैं, द प्रेजेंट टेंस एंड द पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम टीचर्स बोल देते हैं फ्यूचर टेंस उसको, वो है नहीं फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस ही फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं। तो खैर मैंने बोल दिया फ्यूचर टेंस बस कन्वीनियंस के लिए। इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपैंड टू 5 ट्रिलियन इन 3 years। 3 सालों में ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, कॉमा, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ कॉमा को फुल स्टॉप में बदल दें आफ्टर 3 years, तो यहाँ मेकिंग से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, मेकिंग इट से नहीं शुरू कर सकते। बोलेंगे फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे और देखेंगे it will make, it will make India the world's third largest, economy. It will make India the world's third largest। ये it जो है ना, making it, ये it इंडिया के बारे में है। making it मतलब इंडियाज इकोनॉमी। ओके, making India's economy the world's third largest। ठीक है, 3 सालों में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन टच कर जाएगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो यहाँ मेकिंग जो हम लोग एक पार्टिसिपल फ्रेज जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आईएनजी के साथ, अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप दे दे तो यहाँ मेकिंग इट से कंटिन्यू नहीं करेंगे सेंटेंस को, लिखेंगे इट विल मेक इंडियन इकोनॉमी, इट विल मेक इंडियन इकोनॉमी और इंडियाज इकोनॉमी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट and could hit the $7 trillion mark by 2030। और साथ ही साथ ये हिट कर सकता है $7 ट्रिलियन का मार्क 2030 तक। इट रेकन्स, रेकन मतलब होता है थिंक और बिलीव। आई रेकन शी विल नॉट कम टुडे, मुझे नहीं लगता वो आएंगी। आई रेकन इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो रेकन वर्ड यूज करते हैं थिंक और बिलीव के जगह पे, और ये बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ऐसे डालने की क्या जरूरत है। जब आप एक फॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो और इतने सारे फॉर्मल वर्ड्स लिख रहे हो तो यहाँ रेकन्स लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन खैर जाने दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता ये जो टेक्स्ट है। इसको जो लोग कहते हैं ना कि इससे बेहतर इंग्लिश नहीं होती, नहीं, ये कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। सीखने का अपॉर्चुनिटी जरूर मिलता है, लेकिन ये राइटिंग का जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा राइटिंग का तरीका नहीं है दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू 2 phases।
भारत के इस ग्रोथ स्टोरी को दो फेजेस में जोड़ते हुए, स्प्लाइस करना मतलब जोड़ना होता है। जब दो छोटे छोटे चीजों को जोड़ के एक लंबी चीज बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्प्लाइस करना। स्प्लाइस एक वर्ब है, मैं इसको भूल गया ये करना, हाईलाइट करना। स्प्लाइस एक वर्ब है। स्प्लाइस मतलब छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा करना। तो दो फेजेस है, एक 1950 से 2014 का फेज और दूसरा है 2014 के बाद का फेज। इन दोनों फेजेस को जोड़ के भारत की ग्रोथ स्टोरी को बताया गया है। ठीक है, दो फेजों में बताया गया है, उसको जोड़ के दिखाया गया है कि देखिए 1950 से 2014 तक ऐसे था और 2014 से अब तक ऐसा चल रहा है। एंड डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, बदलाव लाने वाला ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ जो भारत को बदल के रख रहा है, ऐसा दिखाया। द रिव्यू स्ट्रेसेस, रिव्यू स्ट्रेस करता है, यानी जोर डालता है, यानी कि बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट करता है। द रिव्यू स्ट्रेसेस दैट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाज फार फ्रॉम एनकरेजिंग। यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है स्प्लाइसिंग से, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है सेंटेंस दोस्तों, ठीक है, चलता जा रहा है, पावर पे आके खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। स्प्लाइसिंग से शुरू होता है, पावर पे जाके खत्म होता है। अब जरा देख लीजिए इस सेंटेंस में, इतने लंबे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कहाँ है, आपका वर्ब कहाँ है। ये एक सिर्फ फ्रेज है दोस्तों, स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू टू फेजेस। इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, इसको कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, जिसमें हम लोग आईएनजी या ईडी वाला फ्रेज यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखेगा, ये क्लॉज नहीं है दोस्तों। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू टू फेजेस, ओके। अगर मैं कहूं, अगर यहाँ पर इसको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाना है तो हमें कहना होगा द रिव्यू स्प्लाइसेस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू टू फेजेस। यहाँ पर एक सब्जेक्ट देना होगा दोस्तों, सब्जेक्ट दे देंगे द रिव्यू स्प्लाइसेस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू टू फेजेस, और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ये करेंगे, फुल स्टॉप आप दे सकते हैं वहां पे। इट, अभी यहाँ पर इस सेंटेंस का सिर्फ एक हिस्सा है, सब्जेक्ट भी नहीं है ये, एक पार्टिसिपल क्लॉज फ्रेज है जो सेंटेंस का हिस्सा है सिर्फ। आगे देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ मिलता है। 1950 टू 2014 एंड अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014। ये पूरा का पूरा जो टू फेजेस है ना, इस टू फेजेस को थोड़ा सा डिटेल कर दिया गया है डैश दे करके। आप डैश दे करके किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं। तो ये टू फेजेस जब लिखा गया तो ये टू फेजेस क्या है बताने के लिए ये डैश दिया गया। ये दो डैशेस के बीच जो जानकारी है सिर्फ टू फेजेस के बारे में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिलता है आपको यहाँ द रिव्यू स्ट्रेसेस, ये आपका वर्ब मिलता है। द रिव्यू स्ट्रेसेस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रिव्यू स्ट्रेस डाल के कहता है, जोर डाल के कहता है, और ये जहां यहां से अब तक जो चल रहा था ना, ये सिर्फ एक पार्टिसिपल फ्रेज है। आप चाहें तो इसको इस सेंटेंस से आजाद कर सकते हैं और इसको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना सकते हैं लिख करके द रिव्यू स्प्लाइसेस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू टू फेजेस डैश फ्रॉम 1915 to 2014 and a decade of transformative growth since 2014 full stop। हम चाहें तो इसको भी दो सेंटेंसेस में तोड़ सकते हैं। The review splices India's growth story into two phases, full stop. The first phase is from 1950 to 2014, and the second phase is a decade of transformative growth since 2014. तो आप समझने के लिहाज से हर एक लंबे सेंटेंस को तब तक तोड़िए जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए चीज, ठीक है। तो इन सब चीजों को जोड़ने का काम यहाँ किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है। इसको हम बता चुके हैं आपको पिछले किसी क्लास में कि हम लोग एक चीज पढ़ते हैं ग्रामर में, सिंथेसिस। सिंथेसिस जहां पर छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं जानना क्योंकि जब आप एक लंबा सेंटेंस ऐसे पढ़ते हो तो आप खो जाते हो उसमें, आपको कुछ दिमाग नहीं काम करता, कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है वर्ब, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। इसीलिए आपको समझना होगा इस पूरे सेंटेंस में जो स्प्लाइसिंग से शुरू होकर पावर पे खत्म होती है, इसका सब्जेक्ट है द रिव्यू और वर्ब है स्ट्रेसेस, और ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अगर आप अपने आप की अपनी नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां भी एक सेंटेंस शुरू होता है और कहाँ जहां खत्म होता है, पूरा पढ़ने के बाद सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है,
ठीक है। तो सेंटेंस का टेंस डिसाइड होता है उसके मेन क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब से। तो आपको देखना होगा उसका मेन क्लॉज कहाँ है, उसका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कहाँ है, उसका वर्ब कहाँ है। तो इस सेंटेंस में द रिव्यू सब्जेक्ट है, स्ट्रेसेस वर्ब है। द रिव्यू स्ट्रेसेस दैट के बाद फिर आप एक क्लॉज लिखते हैं, दैट क्लॉज कहते हैं उसको हम लोग। द रिव्यू स्ट्रेसेस दैट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाज, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी की हालत। और इकोनॉमी पढ़ रहा हूं मैं इसको, इकोनॉमी, इकोनॉमी नहीं। सारे लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, जाहिर सी बात उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी was far from encouraging। ये बोरो किया गया है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, कोट किया गया है, देखिए यानी ये सेम फ्रेज यूज हुआ है उस रिव्यू में, तो वहीं से उठा के लेके आए हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं इसको। रिव्यू में सेम टू सेम, यही इसको कहते हैं ना वर्बटिम, यही यूज हुआ है इसीलिए इसको कोट कर रहे हैं वहां से, फार फ्रॉम एनकरेजिंग। फार फ्रॉम जब भी कोई वर्ड यूज करते हैं यानी वो नहीं, उससे बहुत अलग। जैसे फार फ्रॉम एनकरेजिंग, एनकरेजिंग नहीं कहते हैं। फार फ्रॉम गुड मतलब अच्छा नहीं, ओके। फार फ्रॉम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, यानी दूर इससे, यानी अलग, राइट। दूर जाते हैं तो अलग होते हैं। फार फ्रॉम एनकरेजिंग, इकोनॉमी की जो हालत थी, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाज फार फ्रॉम एनकरेजिंग। एनकरेजिंग हालत नहीं थी, यानी कि उससे कुछ हिम्मत नहीं मिलती थी, कुछ साहस नहीं मिलता था। When Prime Minister Narendra Modi assumed power, again assumed power जो यहाँ लिखा हुआ है वो वहीं से यूज किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जब इस तरह के टेक्स्ट पढ़े और बीच बीच में इन्वर्टेड कॉमा वाले वर्ड्स आए तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसको कोट किया जा रहा है किसी और टेक्स्ट से, किसी के स्पीच से, या उस वर्ड को किसी खास तरीके से यूज किया जा रहा है इसलिए भी इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फार फ्रॉम एनकरेजिंग और अस्यूम्ड पावर फ्रेजेस कहां से यूज किए गए, लिए गए? यहां से रिव्यू से लिए गए, जो कल रिव्यू आया ना फाइनेंस मिनिस्ट्री का 10 ईयर रिव्यू, उसी में से बोरो किया गया, वहीं से लेकर के इसको लिख दिया गया है जस का तस, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा यूज किया जा रहा है बताने के लिए कि ये वर्ड्स यूज हुए थे रिव्यू में। व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी अस्यूम पावर, कल परसों हम लोगों ने बात की थी, अस्यूम ऑफिस, अस्यूम पावर, ओके, अस्यूम चार्जेस, तो मतलब कि ग्रहण कर लेना, पावर ग्रहण कर लेना, पावर में आ जाना, ठीक है। ऐसे अस्यूम मतलब होता है कल्पना करना, किसी चीज को मान लेना, ठीक है। अजम्पशन नाउन बनता है उससे, ठीक है। लेकिन अजम्पशन ऑफ पावर मतलब होता है पावर हाथ में लेना, ठीक है, अजम्पशन ऑफ पावर। तो अस्यूम्ड पावर, मोदी ने अस्यूम्ड पावर किया उस समय। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाज फार फ्रॉम एनकरेजिंग अकॉर्डिंग टू द रिव्यू, एंड ए लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, सॉरी मैं अलग चाह रहा हूं, ग्रोथ वॉज हॉबल्ड। यहां पर सिंपल है, सामने से ही सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। ग्रोथ वॉज हॉबल्ड, हॉबल पहले समझ लो, हॉबल रेड वर्ड है तो हॉबल समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे हॉबल मतलब क्या होता है। मैंने इसलिए वर्ड्स को पहले रेड से ये कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि उनको समझा दूं, वो वोकैबुलरी है आपके लिए। हॉबल, जब आप हॉबल करते हो तो आप लंगड़ा के चलते हो, ठीक है। आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, आप लंगड़ा के चलते हो तो आप हॉबल करते हो, एक तो ये हो गया। अब ये लिटरल मीनिंग हो गई हॉबल करना की, ठीक है। अगर आप हॉबल कर रहे हैं तो आप लंगड़ा के चल रहे हैं, यानी नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रहे, तो क्या आप उसी उतना कवर कर पाएंगे डिस्टेंस जितना अगर आप हॉबल नहीं करते? तो जाहिर सी बात है जब हॉबल करेगा कोई चीज तो वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा होगा या ज्यादा कवर कर रहा होगा या कम, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहाँ लिखा है ग्रोथ वॉज हॉबल्ड, ग्रोथ को क्या कर दिया गया? स्लो कर दिया गया था। ग्रोथ वॉज हॉबल्ड, हॉबल्ड था ग्रोथ। अब आपको और बताता हूं, अगर आप घोड़ों के पैर बांध दे ताकि वो दौड़ के भाग ना जाए तो उसको भी कहते हैं हॉबल करना, ओके। हॉबल द एनिमल, हॉबल द हॉर्स, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको हॉबल करती है यानी आपको रोकती है, राइट, तो क्योंकि आप लंगड़ा के चलोगे यानी कि धीरे चलोगे, तो अगर कोई चीज आपको हॉबल करती है तो आपको वो चीज रोकती है। ग्रोथ वॉज हॉबल्ड, ग्रोथ को कम कर दिया गया था बाय स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, यानी ग्रोथ हॉबल्ड थी, यहां कर दिया गया था बोलने से ज्यादा बेहतर होगा। ग्रोथ जो चल रही थी वो धीरे चल रही थी, ग्रोथ धीरे हो रही थी। और इसका रीजन क्या था? बाय स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? वो चीजें जो आपको फ्रीडम ना दे उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट।
जो आपको लिमिट करके रखे, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। आप चाहते हैं कि आप अपने दुकान में नए नए स्टाफ लाएं, ज्यादा बेहतर स्टाफ लाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पास पैसे नहीं है उनको सैलरी देने के लिए, तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी फ्रीडम नहीं है आपको, किस वजह से? फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आप अच्छे स्टाफ नहीं लेके आ पा रहे हैं, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। और यहाँ ग्रोथ हॉबल्ड थी, क्यों? स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही थी। ग्रोथ वाज हॉबल्ड बाय स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स किसी भी चीज को कहते हैं जो आपको लिमिट करती है, रोकती है, राइट? फ्रीडम रोक छीनती है, उसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो growth was hobbled by structural constraints such as tardy decision making। ये भी मैं हाईलाइट कर दूं, टार्डी ये एक अच्छा वर्ड है, आपको जानना चाहिए। टार्डी, टार्डी मतलब होता है स्लो, ठीक है? टार्डी डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग काफी स्लो था, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लिया जा रहा था 2014 से पहले। और ये, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। इसका काफी डिस्कशन हुआ था 2014 के पहले वाली जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उसके बारे में ये बात बहुत कॉमनली कहा जा रहा था कि पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी वो गवर्नमेंट, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी किधर जाना है, क्या करना है। पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी को लकवा मारा हुआ था, यानी पॉलिसी सही नहीं ले डिसाइड कर पा रही थी। यही वजह है कि बहुत बुरी तरह से यूपीए 2 वाली गवर्नमेंट हारी इलेक्शन में, और बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छे बहुमत के साथ पावर में आई। लेकिन कुछ लोगों को ये सब चीजें नहीं दिखती, कुछ लोगों को सिर्फ दिखता है कि बीजेपी को लोगों ने हिंदू की वजह से वोट किया। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, उनका चश्मा का रंग अगर हरा है तो उनको चारों तरफ हरा दिखेगा, उनके चश्मे का रंग अगर पीला है तो चारों तरफ पीला दिखेगा। उसमें उनकी प्रॉब्लम ये, चश्मा जो पहन रखे हैं वो प्रॉब्लम है। हटाएंगे तभी तो सब चीज दिखेगा सही, कि हाँ क्यों वोट किया गया बीजेपी को 2014 में, क्यों लोगों ने सपोर्ट किया। मैं आपको बताऊं, पर्सनली आई वॉज नॉट वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी, बट अभी चीजें जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वी कैन से कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है बहुत सी चीजों पे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। टार्डी डिसीजन मेकिंग, इल टारगेटेड सब्सिडीज। इल टारगेटेड, अच्छा, तो टार्डी डिसीजन मेकिंग एक वजह थी जिसकी वजह से ग्रोथ हॉबल हो रहा था, यानी स्लो चल रहा था। हॉबल्ड एक V3 वाला एडजेक्टिव है, जैसे आप कहते हैं ब्रोकन चेयर, तो ग्रोथ वाज हॉबल्ड। ओके, the students were confused, the students were confused, students confused थे। okay, the students were confused by the situation। इसका मतलब जो सिचुएशन जो था उसने कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को। वैसे ही ग्रोथ वाज हॉबल्ड बाय स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड ये कंस्ट्रेंट्स क्या थे? सच एज टार्डी डिसीजन मेकिंग, इल टारगेटेड सब्सिडीज, गलत जगह से गलत तरीके से दी गई सब्सिडीज, इल टारगेटेड। ये इल और वेल बहुत कॉमनली कई एडजेक्टिव्स का हिस्सा बनते हैं, जैसे इल टारगेटेड, वेल मैनेज्ड, वेल वेल डायरेक्टेड, ठीक है? बोलते हैं क्रिकेट में बोलते हैं वेल डायरेक्टेड बाउंसर। ओके, एन इल एडवाइज्ड पॉलिसी, मतलब गलत तरीके से एडवाइस किया गया था उस पॉलिसी को। इल डिजाइंड इन अ बिल्डिंग, मतलब बुरे तरीके से डिजाइन किया हुआ बिल्डिंग। तो ये इल और वेल कई बार ये V3 जैसे एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं। पार्टिसिपल्स परफेक्ट, जो पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं ED V3, उसके साथ अक्सर यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया इल एडवाइज्ड पॉलिसीज, इल डिजाइंड बिल्डिंग्स, वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स, वेल डायरेक्टेड यॉर्कर्स। इस तरह से कई फ्रेजेस आप बना सकते हैं इल और वेल से। उसके बाद एक V3 रहेगा, ये हाइफन रहेगा, ठीक है? इल टारगेटेड सब्सिडीज, वो सब्सिडीज जो सही जगह टारगेट नहीं किए जा रहे थे। एंड ए लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, और एक लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर भी था जिसकी वजह से भी ग्रोथ जो है ना हॉबल हो रही थी, यानी कि ग्रोथ तेजी से नहीं आगे बढ़ती, लंगड़ा लंगड़ा के ग्रोथ आगे बढ़ रही थी। while inflation was unpalatably high। unpalatably, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैलेट होता है आपके मुंह के जो अंदर जो रूफ है ना, उसको पैलेट कहते हैं, तालू, ठीक है? पैलेट। पैलेटेबल मतलब होता है जो चीज आपको अच्छा लगे, मेनली पहले खाने के बारे में होता है पैलेटेबल। द फूड वॉज बेयरली पैलेटेबल, मतलब फूड मुश्किल से खाने लायक था, किसी तरह से खा लिया, बस इतना समझ लो। द फूड वॉज बेयरली पैलेटेबल। ओके, तो पैलेटेबल मतलब जिसको आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है, आपके मुंह को पसंद आए, पैलेटेबल, ठीक है? और यहां से एक्सटेंशन करिए अपने इमेजिनेशन को, अगर किसी का टोन पैलेटेबल है तो अच्छा लगता है उसका टोन, और अनपैलेटेबल है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, आपको टेंशन देता है, आपको पसंद नहीं आता है, अनपैलेटेबल। ओके,
तो अनपैलेटेबल रिमार्क्स अगर किसी ने दिए तो अच्छी बातें कही या बुरी बातें कही? अगर मैं कहता हूं कि टीचर ने अनपैलेटेबल रिमार्क्स दिए मेरे बारे में, तो टीचर ने मुझे अच्छी अच्छी बातें कही या बुरी बातें कही? ऑब्वियसली बुरी बातें कही, अनपैलेटेबल थे वो रिमार्क्स, यानी कि अच्छे नहीं लग रहे थे, टेस्ट नहीं आ रहा था, यानी बुरी चीजें थी। तो अनपैलेटेबल से एडवर्ब बनाए अनपैलेटेबली, अनपैलेटेबली, ठीक है, अनपैलेटेबली हाई मतलब अनएक्सेप्टेबली हाई, बहुत ज्यादा हाई था इन्फ्लेशन, ठीक है, जब ऐसा जब गवर्नमेंट आई थी। तो और ये सारी वजह बताई, ग्रोथ क्यों हॉबल कर रही थी, ये सारी चीजों की वजह से। और साथ ही साथ वाइल इन्फ्लेशन वाज अनपैलेटेबली हाई, और वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ऊंचा था। Post 2014, reforms have restored the economy's ability to grow healthily. अब यहां से सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों, पोस्ट से, ठीक है। Post 2014, reforms have restored the economy's ability to grow healthily with longer and stronger economic and financial cycles and made India the fastest growing G20 nation, it argues. पोस्ट से शुरू होता है दोस्तों, आर्ग्यूज पे खत्म होता है ये सेंटेंस। डिसाइड करिए यहां कहां है सब्जेक्ट, सामने है। पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड, पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव, यहां से सीधा सीधा ये सब्जेक्ट है। पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स, 2014 के बाद किए गए रिफॉर्म्स, हैव रिस्टोर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, सॉरी गलत, जस्ट अ सेकंड। ये पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स, यहाँ पोस्ट 2014 एंड 14 जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये रिफॉर्म्स नाउन है, ठीक है। तो 2014 के बाद हुए रिफॉर्म्स ने देश की इकोनॉमी की एबिलिटी को रिस्टोर कर दिया है। कौन सी एबिलिटी को? ग्रो हेल्थली, अच्छे तरीके से ग्रो करने की एबिलिटी को रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर करना क्या होता है? रिस्टोर करना होता है फिर से लिया, ठीक है, सही कर देना। जैसे आपकी आंखों में कोई परेशानी है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर कैन रीस्टोर योर साइट, डॉक्टर आपके इस साइट को रीस्टोर कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप फिर से देख पाएंगे, इफ द डॉक्टर रीस्टोर योर साइट, ओके। इफ बिहार इज स्ट्रगलिंग टू रीस्टोर इट्स ग्लोरी, बिहार स्ट्रगल कर रहा है अपने ग्लोरी को रीस्टोर करने में, क्योंकि एक समय था बिहार की जबरदस्त ग्लोरी थी, वो ग्लोरी खो रही है। तो बिहार इज स्ट्रगलिंग टू रीस्टोर इट्स ग्लोरी। तो रीस्टोर जब आप कोई चीज करते हैं तो उसको वापस से ले आते हैं, री जहां होता है दोबारा होता है ना, स्टोर, वापस से स्टोर में ले आते हैं, यानी वापस से स्थिति में ले आते हैं जो पहले थी। तो द द पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव रीस्टोर्ड, रिस्टोर क्या रिस्टोर किया है? इकोनॉमी के एबिलिटी को रिस्टोर किया है, द इकोनॉमीज एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? टू ग्रो हेल्थली, ताकि अच्छे से हेल्थली ग्रो कर सके। ग्रो वर्ब है इसलिए हेल्थली एडवर्ब है। टू ग्रो हेल्थली विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स, लंबे 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 और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ ग्रो कर सके, यानी कि इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। एंड मेड इंडिया, और साथ ही साथ इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को बनाया। ये दूसरा क्लॉज आता है आपका, इन दो क्लॉजेस हैं इस सेंटेंस में यहाँ पर, और एंड आप समझ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन, भारत को बना दिया G20 नेशंस में सबसे फास्ट, तेजी से ग्रो करता हुआ, इट आर्ग्यूज, इसका कहना है। तो ये जो रिव्यू आया है उसका कहना है कि 2014 के बाद किए गए रिफॉर्म्स ने भारत को G20 में सबसे ज्यादा तेजी से रिफॉर्म ग्रो करता हुआ देश बना दिया है। द रिव्यू असर्ट्स, फिर यहां से एक सेंटेंस शुरू होता है द रिव्यू से, और द रिव्यू सब्जेक्ट हो गया, असर्ट वर्ब हो गया। असर्ट करना मतलब होता है बोलना बेसिकली, और थोड़ा जोर डाल के बोलना कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ऐसा करना, असर्ट करना। तो और भी यूजेस हैं, कोई भी वर्ड का एक यूज नहीं होता, जो जहां पे लिखा है मैं वो कॉन्टेक्स्ट में बता रहा होता हूं, ठीक है। द रिव्यू असर्ट्स, रिव्यू जोर डाल के इस बात को कहती है दैट इंडिया 7% ग्रोथ व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2% is qualitatively superior to 8 to 9% achieved when the global economy grows 4%, perhaps hinting at a few years of the UPA era. यहां पर खत्म होता है सेंटेंस। तो द रिव्यू से शुरू होता है सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल है, द रिव्यू असर्ट्स
ठीक है। रिव्यू क्या असर्ट करता है, क्या कहता है, क्या जोर डाल के कहता है कि इंडिया की जो 7% जो ग्रोथ है ना, इंडिया 7% ग्रोथ, व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2%, जब दुनिया 2% चल रही है, इज, तो ये आगे जो दैट क्लॉज है, इस दैट क्लॉज का क्या है सब्जेक्ट, जब दैट आता है तो दैट क्लॉज है, तो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, इंडिया 7% ग्रोथ व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2%। ये पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट है और वर्ब है इस दैट क्लॉज का, सेंटेंस का नहीं। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द रिव्यू और सेंटेंस का वर्ब है असर्ट्स, लेकिन असर्ट के बाद दैट है ना, इस दैट क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया इंडिया 7% ग्रोथ when the world is growing 2% is qualitatively superior to 8 to 9% achieved when the global economy grows 4%। इसमें कहा गया है कि जब भारत 7% से बढ़ रहा है, जब दुनिया 2% से बढ़ रही है, इज क्वालिटेटिवली सुपीरियर, अच्छा है, बेहतर है। अब यहाँ क्वालिटेटिवली सुपीरियर का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, आप मुझे बताएं। 7% 8 to 9% से सुपीरियर हो सकता है, तो नंबर में तो नहीं हो सकता, क्वांटिटेटिवली तो सुपीरियर नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटेटिवली सुपीरियर है। मतलब उस हिसाब से देखा जाए कि सारी दुनिया 2% से बढ़ रही है और हम 7% से बढ़ रहे हैं, वो बेहतर है कि दुनिया 4% से बढ़ रही है और हम 8-9% से बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिवली सुपीरियर है ये, इस तरीके। और ये क्यों ऐसा लिखा गया था, परहैप्स, शायद, हिंटिंग एट, शायद उनका इरादा था हिंट करने का, एट अ फ्यू इयर्स ऑफ द यूपीए एरा, क्योंकि यूपीए के कुछ सालों में भारत 9-10% से भी बढ़ा था, ठीक है। तो इस वजह से वो ये लाइन लिखे हुए हैं, शायद बताने के लिए कि उसको मत ध्यान दो, जब भारत 9-10% से बढ़ रहा था, 8-9% से बढ़ रहा था, तो बाकी दुनिया 4% से बढ़ रही थी। अभी इस बाकी दुनिया 2% से बढ़ रही, फिर भी हम लोग 7% से बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी तारीफ थोड़ी की गई उस बात में, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज डिबेटेबल, ये तो डिबेटेबल है, मतलब इसको फैक्ट्स के तौर पे नहीं मान सकते, इस पे बहस की जा सकती है। दिस इज डिबेटेबल, अगर कोई चीज डिबेटेबल है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। दिस इज डिबेटेबल, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बात करते हैं हमारी एवोल्यूशन की, कुछ लोग कहते हैं एवोल्यूशन इज डिबेटेबल। एवोल्यूशन इज नॉट डिबेटेबल एट ऑल, ये अलग बात है, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं उसको जबरदस्ती करके, बट एवोल्यूशन इज नॉट डिबेटेबल एनी मोर, एवोल्यूशन इज अ फैक्ट नाउ, ओके। लेकिन वही बात है, जिनकी जानकारी जितनी है उसी हिसाब से बात होती है। दिस इज डिबेटेबल एज इंडियाज इकोनॉमी इज जनरली डीलिंक्ड, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जनरली डीलिंक है, मतलब कि कनेक्टेड नहीं है, डीलिंक है, डीलिंक्ड है, इज डीलिंक्ड फ्रॉम द वर्ल्ड विद डोमेस्टिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ मोर देन एक्सपोर्ट्स। बाकी दुनिया की जो ग्रोथ है ना वो एक्सपोर्ट की वजह से है, हमारी जो ग्रोथ है ना वो डोमेस्टिक एक्टिविटी की वजह से। हमारे देश में जो ग्रोथ को ड्राइव करता है वो क्या है, डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो आई होप कि ये पहला हिस्सा समझ में आ गया, जल्दी से चलते हैं दूसरे हिस्से पे। नाउ दैट द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, मैंने कुछ ब्लैक में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये चीजें जो हैं इनको कहते हैं हम लोग जार्गन्स या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो आप जानेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, के शेप्ड रिकवरी क्या है। लेकिन अगर आप इस फील्ड से कनेक्टेड नहीं है तो आपका ना जानना कोई कमजोरी नहीं है, अगर आप एक डॉक्टर नहीं है तो ऐसी कई चीजें नहीं जानेंगे जो डॉक्टर्स जानते हैं, तो ये एक्सपर्ट जो है कॉमर्स, फिनांस पे, उनको जानना चाहिए के शेप रिकवरी क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देख, इसलिए मैंने इनको ब्लैक में कर रखा है, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनको गूगल करें ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, के शेप रिकवरी क्या होता है। मैं थोड़ा सा बोल के चलूंगा यहाँ पे डेफिनेटली। Now that the twin balance sheet problem inherited from the UPA, inherited, आपको जो चीज मिलती है विरासत में आप उसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है, अच्छाइयां बुराइयां इनहेरिट करते हैं आप। तो बीजेपी जब पावर में आई 2014 में, एनडीए की जो अलायंस है, तो उसने जो चीज पाया, जो उसको दिया गया यूपीए से, वो उसने इनहेरिट किया। तो क्या इनहेरिट किया था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं जब बैंक्स के बहुत सारे कहते हैं ना, कौन से परफॉर्मिंग एसेट क्या कहते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं बैंक के, बैड लोन्स दिए हुए हैं जो वापस नहीं आने वाले,
और जो ये है क्या कहते हैं उसको, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना ज्यादा लोन ले रखी हैं कि वो वापस चुका नहीं पा रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इनहेरिट किया था यूपीए से, इनहेरिटेड फ्रॉम द यूपीए डेज, हैज टर्न इनटू एन एडवांटेज नाउ। अब ये एडवांटेज में बदल गया है, और एडवांटेज फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये वर्ड वहां यूज हुआ रिव्यू में, एडवांटेज में बदल गया है। एज द रिव्यू स्ट्रेसेस, जैसा कि रिव्यू का कहना है, इट मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। और जरूरी है कि ये ट्रांसलेट कर जाए, यानी बदल जाए किस चीज में, ए वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी रिवाइवल आना होगा, ऐसा कहना है। दैट वुड हिंज ऑन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। हिंज ऑन को आप डिपेंड ऑन कर सकते हैं। वैसे हिंज मतलब क्या होता है? हिंज का लिटरल मीनिंग होता है जो दरवाजा आपका है, जो चौखट से 2 या 3 एल्यूमिनियम या लोहे के कब्जे पे कसा हुआ होता है ना, उसी से हिलता डुलता है ना। अगर वो हिंज ढीला हो जाए तो दरवाजा गिर जाएगा, राइट। तो एक चौखट होता है, चौखट में हिंज डाल के दरवाजा को फिक्स करते हैं, तो हिंज सपोर्ट करता है। तो जब आप हिंज ऑन बोलते हैं तो डिपेंड ऑन समझिएगा। दैट वुड हिंज ऑन ए ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, एक ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड पे डिपेंड करेगा। क्या होता है कंजम्पशन रिबाउंड? तो रीबाउंड मतलब होता है बुरी स्थिति से वापस अच्छी स्थिति में आ जाना, रीबाउंड कर जाना, ठीक है। ऐसे तो लिटरल मीनिंग होता है टकरा के वापस आना। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं या बॉल खेलते हैं, दीवार पे मारते हैं तो बॉल रीबाउंड होकर आपके पास आती है, तो रीबाउंड, ओके। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे तो बचपन में हम लोग रीबाउंड नहीं बोल के रिबॉन रिबॉन बोलते थे, रिबॉन खींच रिबॉन खींच, लेकिन वो रीबाउंड होता है। आप स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर को सामने वाले बीट पे, और उससे टकरा के स्ट्राइकर वापस आता है, तो रीबाउंड है। लेकिन हम बच्चे इतने अच्छे इंग्लिश नहीं जानते तो रिबॉन रिबॉन बोलते थे उसको। है, तो कंजम्पशन रिबाउंड होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड। इस पे डिपेंड करेगा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल, कि कंजम्पशन जो है वापस से बढ़े सब जगह, रादर देन द के शेप रिकवरी, ना कि के शेप रिकवरी जिसको गवर्नमेंट वीमेंटली डिसमिसेस। तो के शेप रिकवरी क्या होती है? के शेप रिकवरी होती है जहां पर कुछ जैसे कि अभी ये हुआ या कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद से जो ग्रोथ है ना सारे फील्ड्स में एक जैसी नहीं है, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में आगे किसी में पीछे, उसी को के शेप रिकवरी कहते हैं। तो के शेप रिकवरी को गवर्नमेंट डिसमिस करती है, कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब अच्छे से बढ़ रहा है, सब बराबर बढ़ रहा है, के शेप रिकवरी नहीं हो रही है, कुछ आगे कुछ पीछे नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब चंगसी है ना, वो वाला एटीट्यूड द गवर्नमेंट vehemently dismisses। vehemently क्या होता है? vehement समझिए, vehement एक एडजेक्टिव है। जब vehement आप बोलते हैं, vehement अपोजिशन मतलब जोर शोर से पूरे एनर्जी के साथ, पूरे आवाज के साथ, पूरे हल्ला के साथ, vehemently dismisses, पूरी तरह से एकदम डिसमिस कर देती है गवर्नमेंट की, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, के शेप रिकवरी नहीं है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। 4 years of 7% प्लस ग्रोथ पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद 7% वाला ग्रोथ, ये 7% ज्यादा वाला ग्रोथ, वुड बी कमेंडेबल इंडीड, सही में कमेंडेबल होगा। कमेंडेबल मतलब प्रेज वर्दी। ये छोटा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हो गया 4 years of 7% प्लस ग्रोथ, एंड ये वर्ब हो गया वुड बी कमेंडेबल इंडीड, सही में कमेंडेबल होगा। हाउएवर, हाउएवर आ गया तो उल्टा बोलेगा आप कुछ, अभी बोला कमेंडेबल होगा, हालांकि, हालांकि हाउएवर हालांकि, इंडिया नीड्स टू ग्रो फास्टर, भारत को और जरूरत है ज्यादा तेज बढ़ने की आगे, टू क्रिएट जॉब्स एट द स्केल, उस स्केल पे क्रिएट करने के लिए जॉब्स, टू क्रिएट जॉब्स, ये पर्पस कहते हैं, टू इन्फिनिटिव फॉर पर्पस। इंडिया को और ज्यादा तेज आगे बढ़ने की जरूरत है, क्यों? टू क्रिएट जॉब, ताकि वो जॉब क्रिएट कर सके, एट द स्केल इट्स यूथ नीड, उस स्केल पे जो इसके युवाओं की जरूरत है। इट्स यूथ नीड, इट्स मतलब इंडियाज यूथ नीड, एंड इंश्योर, और ये इंश्योर कर सके, दैट ए राइजिंग ग्रोथ टाइड लिफ्ट्स मोस्ट बोट्स इफ नॉट ऑल, कि जो राइजिंग ग्रोथ टाइड है, जो विकास का जो लहर चल रहा है, वो ज्यादातर बोट्स को ऊपर उठाए। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग, फिगरेटिवली बात की जा रही है, कोई बोट नहीं है, कोई टाइड नहीं है, तो ग्रोथ जो है सबको फायदा पहुंचाए। अगर एक ग्रोथ एक टाइड है और सारे बोट्स को, ज्यादातर बोट्स को ऊपर ले जाती है, इसका मतलब सारे बोट्स एंजॉय कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं उस टाइड का।
इफ नॉट ऑल, अगर सारे का सारे नहीं तो कम से कम ज्यादातर बोर्ड्स को ऊपर ले जाए। कहने का मतलब है कि और तेजी से ग्रोथ करना होगा ताकि जो राइजिंग ग्रोथ टाइड है, यानी जो भारत बेहतर आगे बढ़ रहा है, इसका फायदा ज्यादातर लोग को मिल सके। अगर सबको ना भी मिले तो ज्यादातर लोग को मिल सके, न्यूज़पेपर का कहना है। द रिव्यू एक्सपेक्ट करता है एन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच टू हेल्प एनलार्ज। ये सेंटेंस ना समझने में आपको बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, फिर से कोशिश करिएगा, अच्छे से कोशिश करिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर पहले बताता हूं ताकि आप इस सेंटेंस को समझ सकें। आई एक्सपेक्ट माई डॉटर टू हेल्प माई वाइफ cook. I expect my daughter to help my wife cook. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बेटी मेरी पत्नी को खाना बनाने में मदद करे। I expect my daughter to help. मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी बेटी मदद करे। किसकी मदद करे? हेल्प माई वाइफ। क्या करने में मदद करे? कुक, खाना बनाने में, ठीक है। आई एक्सपेक्ट माई डॉटर टू हेल्प माई वाइफ कुक। अब वही सेंटेंस को, अब इसी पैटर्न को यहां पर देखना है। द रिव्यू एक्सपेक्ट्स, ए रिव्यू सब्जेक्ट हो गया, जैसे आई एक्सपेक्ट मैंने कहा था। द रिव्यू एक्सपेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया एक्सपेक्ट्स। मैंने कहा था आई एक्सपेक्ट माई डॉटर, तो ये किस चीज से एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है? जैसे मेरे सेंटेंस में तो मैं अपनी बेटी से एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें किससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है? एन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच। इससे उम्मीद की जा रही है कि जो ये अप्रोच लेके चल रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच, सबका साथ सबका विकास वाला अप्रोच लेके चल रहे हैं। द रिव्यू एक्सपेक्ट कि जो ये अप्रोच लेके चल रहा है ये हेल्प करेगा, it will help. The review expect this to help. क्या हेल्प करेगा? Enlarge the consumption base. कंजम्पशन बेस को बड़ा करने में मदद करेगा। हेल्प डू समथिंग मतलब कोई चीज करने में मदद करना। आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। आई एक्सपेक्ट, मैं अपनी बेटी को बोल रहा हूं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, नॉट एक्सपैंड देम। ओके, मैं अपनी बेटी को सब बोल रहा हूं, आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करो, नॉट एक्सपैंड देम, ना कि उनको बढ़ाने में। ओके, तो यहां सेंटेंस लिखा है द रिव्यू एक्सपेक्ट्स एन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच। रिव्यू उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है कि जो गवर्नमेंट की ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच है, फिर से आया है इन्वर्टेड कॉमा, गवर्नमेंट के रिव्यू में ये फ्रेज यूज हुआ है, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच, सबका साथ सबका विकास अप्रोच जो है ये हेल्प करेगा क्या करने में? एनलार्ज करने में, बड़ा करने में। किस चीज को बड़ा करने में? द कंजम्पशन बेस को बड़ा करने में। बाय एक्सपैंडिंग द मिडिल क्लास, कैसे मदद करेगा? मिडिल क्लास को बड़ा करेगा, एक्सपैंड करेगा। जो मिडिल क्लास किसको कहते हैं? जो थोड़ा नीचे से ऊपर उठ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो चीजें, एक लोअर क्लास फैमिली है, फिर उसके घर में फ्रिज आ जाए, टीवी आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, तो अब मिडिल क्लास बन गया ना दोस्तों। तो मिडिल क्लास जैसे ही बनेगी सोसाइटी, इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। और अगर मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है तो मिडिल क्लास से घट के हम लोग लोअर क्लास पे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ सामान हम लोग नहीं खरीद रहे। आखिर ये सोसाइटी में हम क्लास कैसे देखते हैं? किसके घर में क्या है, इसके घर में फलाना चीज है, चिलाना चीज है, इससे डिसाइड करते हैं कैसा उसका रहन सहन है। तो एक्सपैंडिंग द मिडिल क्लास इज द ओनली सोल्यूशन। मिडिल क्लास को बढ़ाइए। जो लोअर क्लास के लोग हैं, यहाँ पर जातिवादी की बात नहीं हो रही दोस्तों, इकोनॉमिक बात हो रही है, सोसाइटी में बात हो रही है, खर्च करने की बात हो रही है। तो मिडिल क्लास अगर बड़ा होता जाएगा तो भारत बढ़ता जाएगा। और ये मिडिल क्लास बड़ा कैसे होगा? जो लोअर क्लास वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते जाएं, और जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास में चलते चलते चले जाएं। इस तरह से भारत ग्रो करेगा। बट दोज डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स, लेकिन वो लोग जो डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट एक एडजेक्टिव है, दोज हु डिपेंड ऑन, अगर मैं डिपेंडेंट नहीं लिखना चाहता तो मैं लिखता दोज हु डिपेंड ऑन हैंडआउट्स। हैंडआउट्स मतलब फ्री में मिलने वाली चीजों को हैंडआउट्स कहते हैं। गवर्नमेंट देती है ना खाना कपड़ा कभी कभी, तो वो हैंडआउट्स कहते हैं। लेकिन वो लोग जो डिपेंडेंट है हैंडआउट्स पे, अब यहां से जो लिखा है ना कॉमा, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो,
थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहां से कॉमा से यहां कॉमा तक छोड़ दो, सिर्फ ये देखो, बट दोज डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स must progressively shrink for growth to be meaningful and equitable. Those dependent on handouts must progressively shrink. उन लोग को सिकुड़ना होगा जो हैंडआउट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी जो लोग डिपेंड करते हैं सिर्फ हैंडआउट पे, ऐसे कई लोग हैं भारत में जिनको सरकार से फ्री में अनाज वगैरह मिलता है, उनकी संख्या कम होगी, तभी ग्रोथ जो होगी मीनिंगफुल होगी और इक्विटेबल होगी, यानी कि फेयर होगी। इक्विटेबल पहले भी आ चुका है, इक्विटेबल मतलब फेयर, सब लोग को एक जैसा देखे, इसलिए इक्विटेबल बराबर देखने वाला। ओके, तो ग्रोथ उसी तभी इक्विटेबल मानी जाएगी, मीनिंगफुल मानी जाएगी, जब ये लोग जो हैंडआउट्स पे डिपेंड करते हैं वो श्रिंक कर जाएं, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके आगे घटते जाएं, तभी ग्रोथ जो होगी वो इक्विटेबल होगी। अब ये बीच वाला पढ़ लेते हैं ताकि सेंटेंस का मतलब इसके बारे में, अभी जो भी है ये डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स के बारे में ही लिखा गया है। Such as the 800 million that need free food by the central's reckoning. By the central's reckoning. रेकनिंग मतलब होता है कैलकुलेशन, तो हिंदी में बोलेंगे सेंटर के हिसाब से। हिंदी में कहते हैं ना मेरे हिसाब से, यानी मेरे हिसाब से तुम्हारा 30 रुपया निकलता है भाई, मेरे हिसाब से तुम्हारा 30 रुपया निकलता है, तो मेरे हिसाब से यानी मेरे कैलकुलेशन से। तो हिसाब वर्ड कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं बाय द सेंटर्स रेकनिंग मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से 800 मिलियन लोग को ये फ्री खाना मिलता है। अरे भाई यहाँ पर भी तो एक लोचा है जिसको हम लोग को समझना होगा। अपने आसपास देखिए, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने वो कार्ड बना रखा होता है जिसमें गवर्नमेंट या तो हमें फ्री फूड दे रही होती है, या 4 रुपए या 2 रुपए 1 रुपए किलो वाला फूड दे रही होती है। तो क्या सच में भारत में 800 मिलियन लोग हैं हैंडआउट्स पे डिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं। इसमें से 200-300 मिलियन वो लोग हैं जिनको ये खाना ना भी मिले तो आसानी से अच्छे से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना फ्री का छोड़ना भारतीयों को आता नहीं है, इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग भी ये कार्ड बनवा ही लेते हैं। आप देखिए अपने आसपास कैसे 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 लोगों के पास कार्ड्स है ये, जिनको 2 रुपए 1 रुपए खाना मिल रहा होता है, जाके वो पीडीएस दुकानों से लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जाकर लेते हैं। वो अच्छे घर के लोग हैं, उनकी आमदनी होती 40,000 50,000 30,000 रुपए महीने, फिर भी वो लेते हैं क्योंकि अब फ्री खाना मिल रहा है, क्यों छोड़े, ऐसा सोच के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका कहना है कि इनका संख्या घटना चाहिए। ये जो 800 मिलियन लोग हैं ना जो हैंडआउट्स पे डिपेंड करते हैं, इनकी संख्या घटनी चाहिए, तभी ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ टू बी मीनिंगफुल एंड इक्विटेबल, ग्रोथ मीनिंगफुल और इक्विटेबल होगी। द रिपोर्ट राइटली मेंशंस, रिपोर्ट बिल्कुल सही मेंशन करती है, रिफॉर्म्स इन लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए। लर्निंग आउटकम्स मतलब हो गया कि कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है, क्या क्या चीजें इंसान कर पाता है, वो रिफॉर्म करना होगा उसमें। हेल्थ में रिफॉर्म करना होगा। ईजियर कंप्लायंसेस फॉर स्मॉलर फर्म्स, कंप्लायंसेस कंप्लाई करना मतलब कि पालन करना, और कंप्लायंसेस मतलब हो गया ऐसे नियम कानून जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो ईजियर कंप्लायंसेस होने चाहिए स्मॉलर फर्म्स के लिए, ताकि स्मॉलर फर्म्स आ सकें। अगर मुश्किल मुश्किल नियम कानून बना दोगे तो लोग कैसे खोलेंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो इजियर कंप्लायंसेस होने चाहिए स्मॉलर फर्म्स के लिए। इन सब चीजों को प्रायोरिटीज के तौर पे मेंशन किया गया है। द रिपोर्ट राइटली मेंशंस दीज थिंग्स एज प्रायोरिटीज। देखिए कनेक्शन कहां से कहां होता है दोस्तों। रिपोर्ट राइटली मेंशंस दीज थिंग्स एज प्रायोरिटीज, ठीक है। रिपोर्ट राइटली मेंशंस दीज थिंग्स, मैं इसको बोल देता हूं दीज थिंग्स ताकि आप आसानी समझ सकें। रिपोर्ट राइटली मेंशंस दीज थिंग्स एज प्रायोरिटीज with some critical changes at the sub-national government level. साथ ही साथ कुछ क्रिटिकल चेंजेस करने होंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे एट द सब नेशनल गवर्नमेंट। ये विद से आपको पता है ना, एक नया क्लॉज जोड़ा कि आप चाहे तो नया सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं। दे ऑल्सो मेंशन सम क्रिटिकल चेंजेस, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप दे दूं तो यहाँ विद के जगह लिखूंगा दे ऑल्सो मेंशन, द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन, द रिव्यू ऑल्सो मेंशंस सम क्रिटिकल चेंजेस एट द सब नेशनल गवर्नमेंट लेवल। ये क्या होता है, राज्य सरकारों के लेवल पे यार, सब नेशनल गवर्नमेंट। टू एक्सेलरेट ग्रोथ, ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, टू एक्सेलरेट ग्रोथ, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए। इट इज ऑल्सो इसेंशियल, ये भी जरूरी है, दैट फ्लॉज, फ्लॉज मतलब खराबियां, ठीक है, इसलिए फ्लॉलेस मतलब होता है जबरदस्त, जिसमें कोई खराबी ना हो, फ्लॉलेस, ठीक है। फ्लॉज इन रिफॉर्म्स सच एज जीएसटी आर फिक्स्ड, इसलिए ये भी जरूरी है कि इस तरह के रिफॉर्म जैसे जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स में जो फ्लॉज हैं वो फिक्स किए जाएं। एंड सम ऑफ द ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड,
और कुछ ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है भोथरे, जिनमें शार्पनेस ना हो, जैसे आपकी पेंसिल लिखते लिखते ब्लंट हो जाती है, आपका नाइफ काटते काटते ब्लंट हो जाता है, उसकी शार्पनेस चली जाती है, तो ब्लंट एक एडजेक्टिव है। ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड, जो ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉय किए गए हैं, आर रिकंसीडर्ड, फिर से उनको रिकंसीडर किया जाए। यहां से डिप्लॉयड से यहां देखिए डायरेक्ट उसका वर्ब यहां पर आया है। ये सारी चीजें जो है ना, फॉर इंस्टेंस और ये वो, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, इनको छोड़िए, सब छोड़िए। पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड आर रिकंसीडर्ड, जो ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉय किए गए हैं उनको रिकंसीडर किया जाए। कौन से पॉलिसी टूल्स? वही देखिए, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए इंपोर्ट लाइसेंस हटाओ ये सब, प्राइस कंट्रोल्स ऑन डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, जो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं हो, उनका उन पे प्राइस कंट्रोल हटाइए, ये सब चीजें जरूरी हैं। दैट सेंड कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल्स, जो भेजते हैं कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल्स, कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल्स होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिग्नल्स, यानी कंफ्यूज करने वाले, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड को। ऐसे कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज लेंथी। जैसे कुछ लोग ग्रामर एक्सप्लेन करते हैं काफी कॉन्वोल्यूटेड लैंग्वेज में, कुछ लोग लिखते ही है कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस, मतलब काफी लंबा कर देते हैं, समझने में मुश्किल कर देते हैं, उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल्स भेजते हैं अबाउट इंडियाज ओपन मार्केट विद प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज। पिच, तो पिच क्या होता है? आप जब पैसा लेने के लिए जाते हैं कहीं, तो आप उनको बताते हैं अपने बारे में। आजकल जो शार्क इंडिया टैंक देख रहे होंगे, शार्क टैंक इंडिया, तो वहां पर आकर के सब कोई पिच देता है। तो भारत भी तो अपना पिच रखता है दुनिया के सामने कि हम ऐसा कर रहे हैं, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो इसके जो पिच के बारे में कन्वोल्यूटेड सिग्नल्स भेजता है, ये सारी चीजें उनको रिकंसीडर किया जाना चाहिए, उन पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का कहना है कि जीएसटी के रिफॉर्म प्रॉब्लम फिक्स करियो, इसमें जो फ्लॉज है उसको फिक्स करिए, और ब्लंट पॉलिसी जो डिप्लॉय कर रखा है उसको रिकंसीडर करिए। जैसे डीरेगुलेट कर दिया आपने प्रोडक्ट्स के प्राइस, डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस कंट्रोल किया, उसको हटाइए, इंपोर्ट लाइसेंस हटाइए, कुछ इंपोर्ट लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें करिए ताकि चीजें आसान हो सकें। तो बस ये थी, लंबा हो गया दोस्तों, आज मैं थक गया बोलते बोलते। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही, कल की स्टोरी के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।